हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 21 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आलतू फालतू कोई न्यूज़ नहीं होगी, एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसके साथ साथ हम बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, तभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल तक की सारी पीडीएफ जा चुकी है, आज की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको कल क्लास में बोला था कि इसका आंसर आपको बताना है। तो क्या है वो सवाल, देखते हैं। तो ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये सिचुएटेड है गोवा में। दो बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही फेमस बर्ड सेंचुरी है सलीम अली जी के नाम पे, और ये गोवा में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बर्ड सेंचुरी है जिससे आप कन्फ्यूज, ओखला बर्ड सेंचुरी के नाम से, वो नोएडा में स्थित है। आज के पहले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या है लिखा है, डैश इज प्लानिंग टू प्लांट मियावाकी प्लांटेशन ऑन लैंड पार्सल एडजेसेंट टू द नेशनल हाईवेज इन दिल्ली एनसीआर रीजन। दिल्ली एनसीआर रीजन के आसपास के जो हाईवेज हैं वहाँ पर मियावाकी प्लांटेशन करने की प्लानिंग कौन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये है NHAI। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आप ये सोचेंगे कि ये मियावाकी प्लांटेशन क्या है और NHAI ऐसा क्यों प्लान कर रहा है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले NHAI की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें मियावाकी प्लांटेशन की, तो नाम से आपको लग रहा होगा कि कोई जापानी टेक्निक है। आपको सही लग रहा है। ये एक जापान के बॉटनिस्ट थे, अकीरा मियावाकी। इन्होंने 1970 के ज़माने में इस प्लांटेशन को अपनाने की सलाह दी थी और इसकी डिस्कवरी करी थी, इस टेक्निक की, कि कैसे इस तरह के प्लांटेशन से हम एफॉरेस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब कि जहाँ पर पहले फॉरेस्ट मौजूद नहीं है वहाँ पर भी हम डेंस फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कितना डेंस? नॉर्मल जो फॉरेस्ट की डेंसिटी होती है उससे 30 गुना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हो सकता है। तो ये प्लांटेशन होता है, जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, अगर आपको साफ साफ दिख रहा है, एक छोटी सी जगह है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो ये मियावाकी प्लांटेशन टेक्निक यही काम करती है कि जो उस इलाके के इंडिजीनियस प्लांट हैं, कोई अलग से प्लांट नहीं, जो उस इलाके में पाए जाने वाले प्लांट हैं, उनको काफ़ी पास पास करके ऐसे लगाया जाता है। ऐसा लगने की वजह से होता क्या है कि वो प्लांटों के पास ग्रो करने के लिए आसपास ऐसा जगह होती नहीं है, तो सीधा ग्रो करते हैं एकदम स्ट्रेट में। और इस वजह से ऐसे इलाके में जहाँ पे इस तरह का प्लांटेशन होता है मियावाकी, बहुत ही जल्दी फॉरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और वो जो फॉरेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्लाइमेट के हिसाब से भी वहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट होता है उसके लिए काफ़ी फ्रेंडली होता है। ये एयर क्लीन करने में काफ़ी मददगार होता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये सारी बातें आपको यहाँ पर सेकेंड वाले पॉइंट में देखने को मिलेंगी। तो ये होता है मियावाकी। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीइंग प्रिपेयर टू बिकम द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर सेकंड चीता हैबिटेट बन रहा है कुनो नेशनल पार्क के बाद। आपको पता होगा कि चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ, जिसमें सबसे पहले जो चीता लाए गए वो कहाँ पे लाए गए, कुनो नेशनल पार्क में। अब सेकंड होम चीतास का बनाया जा रहा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए राज्य कौन सा है, तो राज्य है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, MP में कुनो नेशनल पार्क है, MP में ही सेकंड जो होम बन रहा है वो भी है। तो ये कहाँ पे बन रहा है, तो ये है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो गांधी सागर में की प्रिपरेशन हो चुकी है। केन्या और साउथ अफ्रीका से भी लोग आए थे जिन्होंने प्रिपरेशन को देख लिया है और सुनिश्चित हो गए। अब फिर से लाए जा रहे हैं चीते यहाँ पर, कुनो वाले नहीं जा रहे हैं, फिर से नए चीते लाए जा रहे हैं। तो अगर इसमें हम बात करें, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। लिखा गया है कि सितंबर 17, 2022 में 8 नामीबिया के चीता को लाया गया था। 5 फीमेल थी, 3 मेल थे, और इनको रिलीज़ किया गया था कुनो नेशनल पार्क में। फिर फरवरी 2023, 12 फरवरी 2023 को और चीतास को लाया गया था साउथ अफ्रीका से। इन चीतोज में, चीता को लेकर के आपको न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। कुछ चीते ऐसे थे जो कि जिनकी डेथ हो गई। टोटल 20 चीता थे, जिनमें से 7 की डेथ हो गई। और उसके अलावा 13 और नए चीतों का जन्म भी हुआ।
तो टोटल अगर हम बात करें कि कुनो नेशनल पार्क में जो चीतों की संख्या है वर्तमान समय तो कितनी है, 26 है। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की बात है, आगे चल करके बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो वर्तमान समय में 26 संख्या है। अब और नए चीते लाए जा रहे हैं जो कि कहाँ जाएंगे, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा गया डैश ओवरटेक्स चाइना एज इंडियाज 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इन मई 2024। ये मंथ वाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिपोर्ट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मई महीने में कौन चौथे स्थान पे पहुंच गया, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। सबसे बड़ी बात यह है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम। सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है इसका। तो यूनाइटेड किंगडम 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना हुआ है भारत के लिहाज से। और अगर हम बात करें पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे यूएसए, फिर है यूएई, फिर है तीसरे नंबर पे नीदरलैंड्स, चौथे पे यूके और पांचवे पे क्या है, चाइना। तो भारत क्या एक्सपोर्ट करता है यूके को, तो ये यहाँ पे लिखा गया मशीनरी, फूड आइटम, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, आयरन एंड स्टील एमंग ऐसे सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है ब्रिटेन को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि NHAI ने एक MOU साइन किया है किसके साथ, टू इनहेंस सेफ्टी बाय डिप्लॉइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI को लेकर के जो भी न्यूज आ रही है, खास तौर पे इंटीग्रेशन वाली जो न्यूजें हैं सरकारी संस्थानों के साथ, वो जरूर ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो NHAI ने भी एक MOU साइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन के लिए, कि ताकि जो रोड सेफ्टी जो है उसको बढ़ाया जा सके। हम देखते हैं हाईवेज पे जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे बचने के लिए ये किया गया है। सी वाला ऑप्शन सही है इसका, IIIT दिल्ली है ये, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर एक ऑप्शन IIT दिल्ली मिल जाए तो गलत होगा, ये IIIT दिल्ली है, इसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है NHAI। अब इसमें होगा क्या, अब इसका नाम भी जान लीजिए, इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें यही होगा कि जो IIIT दिल्ली की टीम है वो सर्वे करेगी, इमेजरी कलेक्ट करेगी, डेटा कलेक्ट करेगी हाईवेज पे कि जो रोड साइंस हैं वो कैसे लगाए गए हैं और उनमें क्या बदलाव किया जा सकता है ताकि और सेफ्टी वगैरह बढ़ सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे कदम उठाए जाएंगे AI की हेल्प से। जो टोटल लेंथ अभी तक की है कवर करने की वो क्या है, 25,000 किलोमीटर की। तो काफ़ी लंबा चौड़ा यह प्रोजेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ न्यू फ्रेश वाटर डायटोम जीनस डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है कि एक नया डायटोम जीनस डिस्कवर किया गया है फ्रेश वाटर का रिसर्चर्स के द्वारा। कहाँ से, तो ये डिस्कवर किया गया है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, बे ऑफ बंगाल, कहाँ से, कह रहा है कि बोथ A एंड B, इन दोनों से या फिर तीनों से डिस्कवर किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या पता है, इसका सही ऑप्शन है D वाला, बोथ A एंड B। मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों घाटों के जो क्लीन वाटर हैं उसमें ये नया जीनस मिला है डायटोम का। ये होता क्या है जीनस और इसका क्या फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। अगर हम बात करें जैसा यहाँ पे लिखा गया है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से जीनस जो है वो डिस्कवर किया गया है। इसका नाम अगर वैसे देखा जाए तो नाम इसका रखा गया है इंडिको नेमा, इसका नाम रखा गया है ताकि इसकी जो पहचान है या फिर अगर कहीं और भी ये फाइंड होता है तो ये पता चल सके कि इंडिया में सबसे पहले फाइंड हुआ था ये। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो जीनस है किसका है, गोम्फेनोमॉइड का ये डायटोम का जीनस है। डायटोम बार बार बात करिए, डायटोम का मतलब क्या है। आपने देखा होगा अक्सर पानी के या तालाब ऐसे कुछ वाटर बॉडीज होती हैं उनके किनारे हरे हरे रंग की काई सी लगी होती है ना, वही होता है डायटोम। एल्गी का फॉर्म है एक तरीके से समझिए। तो ये जो एल्गी होती है, यहाँ पे बात यहाँ पे लिखी जाएगी कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये बताया जा रहा है कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, क्योंकि टोटल जो ग्लोबल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है उसका 25% जो प्रोडक्शन है इन्हीं एल्गीज के द्वारा किया जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि हर जो चौथी सांस हम ले रहे हैं वहाँ से जो ऑक्सीजन निकला है वो इसी तरह की जो एल्गीज हैं वहाँ से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है इंडिकोनेमा जो ये डिस्कवरी करी गई है किसके द्वारा करी गई है, तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा ये डिस्कवरी करी गई है। यहाँ पे देखिए अगला बताया जा रहा है कि अगर एक हम रफ एस्टिमेट लगाएं तो 6500 लगभग डायटोम टैक्सा पाए जाते हैं।
इसमें से 30% एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब ये 30% केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। अगर आप इसकी फ़ोटो देखना चाहें तो ये जो नया डिस्कवरी इसकी फ़ोटो है, पीडीएफ में आपको साफ साफ दिखेगा। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो कहाँ से पाया गया है वो सारी चीज़ें, इसका स्ट्रक्चर कैसा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई इसकी इमेजरी है, क्योंकि ऐसे आँख से तो दिखेगा नहीं ना कि क्या बदलाव है, क्या अलगाव है, कि कैसे नया जीनस ये फाइंड किया गया, तो उसके लिए सारी चीज़ें करी जाती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड $170 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन टू इम्प्रूव इंडियाज। तो इंडिया के लिए पॉलिसी बेस्ड लोन दिया जा रहा है $170 मिलियन का। अगर हम रुपए में बात करें तो आज के हिसाब से 1400 करोड़ से ज़्यादा का ये जो लोन है वो दिया जा रहा है। तो ये कितना होगा, तो ये इंडिया के कौन से सेक्टर के लिए हो रहा है, तो ये हेल्थ सेक्टर के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए लोन दिया जा रहा है। ध्यान रखिए, ये ऐसा लोन नहीं कि आपने उठाकर एडीबी ने उठा करके दे दिया गवर्नमेंट को। ये पॉलिसी बेस्ड लोन है, मतलब जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी हेल्थ सेक्टर के लिए, जैसे इम्प्रूवमेंट करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, उसके लिए लोन दिया जा रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें पॉलिसी बेस्ड लोन की बात करें तो इंडिया के हेल्थ सिस्टम की प्रिपेयर्डनेस कैपेसिटी टू रिस्पॉन्स टू फ्यूचर पैंडेमिक, इसके लिए लोन दिया जा रहा है। क्योंकि कोरोना के टाइम में हम जानते हैं सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड भर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से एकदम चरमरा सा गया था, और ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़ में तो हालत और ख़राब थी। तो इसलिए आगे की इस तरह की कोई पेंडेमिक हो उसके लिए पहले से ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत होना चाहिए, उसके लिए ये लोन दिया जा रहा है। लिखा गया था स्ट्रेंथेंड एंड मेजरेबल एक्शन फॉर रेजिलिएंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ सिस्टम। ये एक सब प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये लोन दिया गया है। इसका नाम पढ़ लीजिए, शॉर्ट में इसे कहते हैं स्मार्ट हेल्थ, है ना, सब प्रोग्राम है एक जिसके तहत ये लोन दिया जा रहा है। वहीं बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो इसका फॉर्मेशन 1966 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मेट्रो मनीला फिलीपींस में हुआ है। फिलीपींस को लेकर के एक और भी आपने हो सकता है आज या कल में वीडियो देखी हो कि चाइना, साउथ चाइना सी में चाइना के जो सैनिक हैं उनके साथ फिलीपींस की जो आर्मी है उसकी भिड़ंत हुई है। चाकू और जो कुल्हाड़ी होती है उससे चाइनीज़ सैनिकों ने हमला किया। प्रेसिडेंट इसके कौन है, मसात्सुगा अस्कावा इसके प्रेसिडेंट हैं, मतलब जापानी हैं। जापान डोमिनेटेड ये बैंक भी है, जापान और अमेरिका की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इस बैंक में, और इसी के काउंटर में जो चाइना है वो भी अपना जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो सब मिला करके लोगों को कि हम एक अलग बैंक खड़ा करेंगे, ऐसा बैंक खड़ा किया। पर्पज़ इसका क्या है, टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। एशिया में ही ये काम करता है। ये सारे बैंकों की तरह, जैसे वर्ल्ड बैंक है ना उसी तरह का बैंक, बस इसका जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित है एशिया तक। इसके मेंबर्स की अगर बात करें तो जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तो इसमें केवल 31 मेंबर्स थे, लेकिन अब इसके मेंबर्स की संख्या 68 हो चुकी है, जिसमें से 49 के हैं एशिया के हैं और पैसिफिक के हैं, और 19 के हैं आउटसाइड ऑफ दिस रीजन के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा हुआ डैश इन कोलेबोरेशन विथ एनपीसीआई हैज़ लॉन्च्ड रुपे वेव क्रेडिट कार्ड। तो रुपे वेव क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है प्राइवेट सेक्टर के बैंक फेडरल बैंक ने। बी ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये एनपीसीआई के साथ कोलेबोरेशन है और प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो मास्टर कार्ड या वीज़ा के साथ कोलेबोरेट करें, क्योंकि वहाँ पे जैसे रुपे कार्ड होता है तो ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह नहीं मिलती है, तो उनको लगता है कि इससे बेहतर है कि हम वीज़ा या मास्टर कार्ड के साथ जाएंगे तो उनको ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह भी मिलेगी, मतलब उसमें उनका फ़ायदा होता है। लेकिन ये ऐसा हुआ है कि रुपे वेव क्रेडिट कार्ड के साथ ये आ रहे हैं, कौन से, फेडरल बैंक, और इसके साथ इसमें अगर बात करें क्या फ़ायदा होगा कि इस कार्ड के साथ जो कस्टमर होंगे वो यूपीआई ऐप के साथ अपना जो कार्ड होगा वो लिंक कर पाएंगे, और पेमेंट वगैरह वो अपनी ऐप से ही कर पाएंगे, क्रेडिट कार्ड से पैसे कटेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। फेडरल बैंक की अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो ये कोची केरला में हेडक्वार्टर है, और एमडी सीईओ इसके कौन है, तो श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी सीईओ हैं। ये इसका बैनर है जो वेब क्रेडिट कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल लिखा गया है सब पैसा, ये नाम है ना, सब पैसा ने अनाउंस किया है कि 19 जून को कि उनको आरबीआई की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल गया है ऑपरेट करने के लिए। क्या बनेगा ये सब पैसा, तो सब पैसा अब ऑपरेट करेगा एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स।
पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे एक ही चीज़ नहीं होती हैं। आप ऐसे समझ के रखिए, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि पेमेंट एग्रीगेटर एक सुपर सेट है और पेमेंट गेटवे उसका एक सबसेट है। मतलब अगर हम बात करें, ये क्या है, पेमेंट एग्रीगेटर, और ये हो जाएगा इसमें पेमेंट गेटवे, है ना। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, आपको लिंक उसका दे दूंगा, आप देख सकते हैं, या खुद भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी स्टडी स्मार्ट पे ही। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो इस तरह के अप्रूवल होते हैं आरबीआई कौन से सेक्शन के तहत देता है, क्योंकि आजकल इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सेक्शन वगैरह पूछ लिया जा रहा है। तो ये है अंडर सेक्शन 7 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इसके तहत ये अप्रूवल दिए जा रहे हैं। और इसमें जो एलिजिबिलिटी, बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, रोबस्ट होनी चाहिए, फर्म को काम करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। अगर हम पैसे को लेकर करें कि अगर आप पीए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो यहाँ पे बताया जा रहा है वर्थ है वो 15 करोड़ तक होना चाहिए, मतलब नेट वर्थ है वो 31 मार्च 2021 तक, और 25 करोड़ होना चाहिए एट द एंड ऑफ मार्च 31, 2023। तो 25 करोड़ अगर आपकी नेटवर्थ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं पीए लाइसेंस के लिए। फिर अगर हम बात करें पेमेंट एग्रीगेटर की, तो देखिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, बाकी डिटेल में तो मैंने आपको कहा, वीडियो देख सकते हैं आप, कि पेमेंट एग्रीगेटर क्या एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो कि मिडिल मैन की तरह काम करता है, कि इसके बीच में कस्टमर और मर्चेंट के बीच में, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनके बीच में। इसका काम क्या होता है कि ऑफर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे आप स्टडी स्मार्ट की ऐप पे जाएंगे, कोई कोर्स खरीदना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको रेजर पे का पेमेंट एग्रीगेटर मिलेगा, है ना, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, यूपीआई हो, आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी पेमेंट की सुविधा मिलेगी, है ना। अब ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या करते हैं कि पेमेंट एग्रीगेटर का काम होता है सिक्योर ट्रांजेक्शन करवाना, और जो भी बिजनेस है उनकी सिंप्लीफाइंग ऑनबोर्डिंग करना, मतलब आसानी से कोई भी रजिस्टर कर सकता है पेमेंट एग्रीगेटर पे, अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है। ये पेमेंट एग्रीगेटर पैसा खुद कलेक्ट करते हैं, बाद में मर्चेंट को भेजते हैं। बीच का जो भी काम है, रिफंड इशू करना, कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ रही पेमेंट को लेकर के, वो सारा काम इन्हीं का होता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया ईच ईयर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो हर साल 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और इसका ओरिजिनल नाम अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ओरिजिनल नाम क्या था, तो इसका ओरिजिनल नाम था अफ्रीका रिफ्यूजी डे। फिर बाद में 2001 में जब यूएन ने इसको अडॉप्ट किया और इसको वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बना दिया, तो ये नामकरण इसका चेंज हो गया। थीम इसकी क्या है, फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज़ वर वेलकम्ड। क्यों मनाया जाता है, नाम से स्पष्ट है कि जो रिफ्यूजीज़ होते हैं वो कितने ज़्यादा सशक्त हो रहे हैं, सशक्त हैं, या कितना ज़्यादा उनके अंदर परसीवरेंस है कि वो अपने जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कैसी कठिन परिस्थितियों में रह करके भी जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हीं सबको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे में। नेक्स्ट बात करते हैं, डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला है और ये कहा है एविएशन सेक्टर को कि वो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है इतना परसेंट कर दें, कौन से साल तक, मतलब जेंडर इक्वलिटी की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है डीजीसीए के द्वारा। तो डीजीसीए ने कहा है, एक अभियान चलाया है 25/2025, मतलब 25% 2025 तक। तो इसका सही जवाब क्या है, सी वाला, कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन एविएशन सेक्टर में। एविएशन सेक्टर की जब बात कर रहा हूँ तो केवल हवाई जहाज़ से मतलब नहीं है, हवाई जहाज़ के अंदर काम करने वाले पायलट, स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं, सबको मिला करके है। तो 25% वुमेन की भागीदारी हो 2025 तक, इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है, जिसको आगे बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे करके। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रेंट बोल्ट, इनका नाम आपने सुना होगा, बॉलर हैं, ये फास्ट बॉलर हैं। तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। कौन सी टीम के बॉलर हैं, तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। न्यूजीलैंड की टीम इस बार के T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाई और बाहर हो गई, और उसके बाद ही इन्होंने लास्ट मैच खेला और अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है किसमें, जेवलिन थ्रो में। कहाँ पे हुआ था ये कंपटीशन, तो लिखा पावो नुरमी गेम्स 2024 एथलेटिक्स इन। अब आपको देश का नाम बताना है, एग्जाम में भी इसी तरह के सवाल आते हैं कि आप तो रट के जाएंगे नीरज चोपड़ा ने जीता है, या फिर रट के जाएंगे गोल्ड मेडल जीता है, ये सब रट के जाएंगे, ये सब कुछ नहीं, सब कुछ दे देगा जो आपने रटा होगा।
आपसे ऐसी चीज़ पूछेगा जिसकी आपसे उम्मीद नहीं है। तो ये इस गेम में जीता है, कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था फिनलैंड में। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये तो जानिएगा ही, और ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि अगर जेवलिन थ्रो में कोई आपसे पूछा जाएगा इंडिया की तरफ से नाम, तो आप बताएंगे ही नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन ये गेम कहाँ आयोजित हुआ था, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट जो हम वन लाइन में कवर कर सकते हैं। जैसा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी ने पहली नेटवर्किंग इवेंट ऑफ संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव पे आईआईटी दिल्ली में ये आयोजित करी है। तो आईआईटी दिल्ली में इस तरह की पहली नेटवर्किंग इवेंट हुई है डीओटी की तरफ से, ये आप याद रख सकते हैं। फिर सेकेंड मीटिंग हुई है इंडिया और किसके बीच में, कंबोडिया के बीच में। किसके लेकर के, जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो अभी हमने एक और न्यूज़ पढ़ी थी ना, क्या कि इंडिया और कंबोडिया के बीच में पहली जो फ्लाइट है वो चली है। अभी डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं थी कंबोडिया तक, लेकिन अब पहली जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो चली है। और उसी से आप इसको भी रिलेट कर लीजिएगा कि इंडिया और कंबोडिया की जो सेकंड मीटिंग है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर हुई है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यूपीआई, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये सब हुआ। और मीटिंग कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई है। मतलब यूपीआई अब कंबोडिया में भी आपके अस्तित्व में आएगा या फिर और उसका दायरा बढ़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज आप कह सकते हैं कि बीजेपी के एमपी हैं भर्तृहरि मेहताब, जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, जो अभी लोकसभा मतलब चुनी गई है उसके लिए, अंडर आर्टिकल 95 ऑफ 1। प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है कि ये स्पीकर का काम होता है कि जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं उनको शपथ दिलाने का काम, सांसद पद की शपथ दिलाएंगे ये स्पीकर। प्रोटेम का अपने आप में मतलब होता है टेम्परेरी, मतलब फॉर अ टाइमिंग, एक कम समय के लिए किसी को स्पीकर बनाएगा। अभी जो स्पीकर का चुनाव है वो अभी नहीं हुआ है ना। तो इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। ये बीजेपी के ही एमपी हैं, पहले बीजेडी में थे, इस बार बीजेपी की टिकट से लड़े उड़ीसा से और जीत गए हैं। एक और यहाँ पे याद रखिएगा कि आने वाले फ्यूचर के लिए भारत 6G अलायंस फॉर्म्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद 6G IA ऑफ यूरोप एंड 6G फ्लैगशिप ऑफ उलू यूनिवर्सिटी फिनलैंड टू ड्राइव 6G इनोवेशंस। 5G की बात तो हो रही, 5G इम्प्लीमेंटेशन में है, देश में सब जगह फैल गया है लगभग, हम कह सकते हैं। अब अगला जो स्टेप है वो 6G को लेकर के, और 6G को लेकर के जो अलायंस फॉर्म हुई है उसको लेकर के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से इसमें पार्टनर हैं 6G के लिए, ताकि जो 6G को लेकर के इनोवेशंस हैं वो हो सकें। भारत में एक कोई स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसा लैब इस्टेब्लिश करी जा सके जिसमें इसके ऊपर जो भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं, IoTs हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं, उनको टेस्ट किया जा सके। और 6G आने का मतलब होगा कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बहुत सारी का मतलब बहुत सारी ही चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि इतना फास्ट होगा 6G। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है कि चिराग पासवान और रवनीत सिंह हैं, ये तो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री, इन्होंने लॉन्च किया है वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसके लिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। ये एक इवेंट है, थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, इसके लिए लॉन्च किया है। ये अपने देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फूड इवेंट है जो कि आयोजित हो रहा है ना। तो ये भी न्यूज है। अब ये जो न्यूज़ हैं इनको आप वन लाइन में ऐसे जाने रखिए, इनमें से ज़्यादातर ऐसे सवाल ही पूछे जाएंगे डायरेक्ट वाले, तो आप बता पाएंगे, आपके दिमाग में रहेगा कि मिस नहीं हुआ है। बाकी डिटेल में जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं कुछ बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके के क्विज की। पहला सवाल कह रहा है कि टाइम लिमिट फॉर एन एसेट और लोन टू बी डिक्लेयर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज, कि कितने दिन, कितने महीने, कितने साल में तक अगर आप किसी भी लोन को ना चुकाएं तो उसको NPA का कह दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो उसका सही जवाब क्या है, 90 डेज, बी वाला ऑप्शन। 3 मंथ भी आप कहेंगे सर 3 मंथ भी तो हो सकता है, नहीं। अगर कोई भी लिमिट महीने में है तो उसको आप महीने में ही बताएंगे, कोई लिमिट अगर डेज में है तो उसे आप डेज में ही काउंट करेंगे और वही बताएंगे। 3 महीने हो सकता है कि ये 3 महीने 89 डेज़ के हों, 91 डेज़ के हों, कुछ भी हो सकता है ना, 30-31 का महीना और बीच में फरवरी आ गई तो और कम हो जाएगा। तो ऐसे में 90 डेज़ की लिमिट ये तय करी गई है कि 90 दिन तक अगर आपने जो भी लोन लिया है उसकी EMI नहीं चुकाई, लोन नहीं चुकाया, तो वो NPA में चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछूं, खास तौर पे RRB का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये जान करके रखिए
कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर लोन की तो ये 90 डेज वाली लिमिट यहाँ पे नहीं लगती है। लिखा गया था इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर, कि अगर 2 क्रॉप सीजन हैं, अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप्स हैं, अगर 2 क्रॉप सीजन बीत जा रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वाले, तब तक अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं चुकाया है, तब वो जो लोन होगा एनपीए होगा एग्रीकल्चर वाला। या फिर अगर 1 क्रॉप सीजन बीत जाए, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला, लंबी जो ड्यूरेशन वाली क्रॉप होती है उसका 1 सीजन बीत जाए, तो कहा जाएगा वो एनपीए। तो ये ध्यान रखिएगा, खास तौर पे आरआरबीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है द इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन। अब ये आपको वैसे तो लगेगा बड़ा आसान सा सवाल है कि जो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, मंथली, एनुअली, डेली बेसिस पे, कैसे? तो इसका सही जवाब क्या है? डेली बेसिस पे। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मतलब कि आप पहले क्या था कि पहले के समय में क्या हुआ करता था, आपको जान करके भी हैरानी होगी कि जो सेविंग इंटरेस्ट था वो कैसे कैलकुलेट होता था कि महीने का जो 10 तारीख है और आखिरी जो तारीख होगी 30 या 31, उसके बीच में आपके अकाउंट में जो सबसे लोएस्ट सम होगा उस पे ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। मान लीजिए 4% इंटरेस्ट है और मान लीजिए 10 और 31 तारीख के बीच में आपका किसी दिन जो एंड डे का बैलेंस था वो 1000 रुपये रहा या 2000 रुपये रहा, तो उसी 2000 पे ही केवल इंटरेस्ट दिया जाएगा 4% के हिसाब से, भले ही उससे पहले आपके अकाउंट में लाखों रुपए रहे हों। तो ये बड़ा मतलब गलत चीज़ थी। बाद में आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाल करके इसको सही किया और ये बताया कि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा डेली बेसिस के आधार पे होगा। अब ये कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा फॉर्मूला है। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कैसे होगा? डेली का जो बैलेंस है, एंड ऑफ द डे जो बैलेंस है, इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू में नंबर ऑफ डेज, मतलब वो जो बैलेंस है वो कितने दिन तक रहा। मान लीजिए कि 1 जून से लेकर के 10 जून तक आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो 5000 रुपये रहा, तो वो नंबर ऑफ डेज ऐसे कैलकुलेट होंगे कि 10 दिन यहाँ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 365 इंटू 100। तो 365 से डिवाइड करके या फिर 365 से डिवाइड करके आप बता पाएंगे कि उतने दिन का इंटरेस्ट कितना बना। तो इस तरीके से या इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है सेविंग अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट है डेली बेसिस पे जो कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपका अकाउंट जो बैलेंस है डेली बेसिस पे अलग अलग ऐसा बढ़ घट रहा है तो हर दिन के अनुसार वो बढ़ेगा घटेगा इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इदुक्की डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी, सीजीएल, बैंक सब जगह एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। तो इदुक्की डैम कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी पे स्थित है? तो पेरियार रिवर पे स्थित है। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगर स्टेट पूछा जाए तो क्या है? केरला, केरल में स्थित है ये डैम। एक और सवाल जो कि मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ कि आपको बताना है हेडक्वार्टर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है। ये आपका होमवर्क का सवाल है। जिन बच्चों को आ रहा है बताएं जरूर, चाहे सर्च करके ही बताएं, कमेंट करके बताएंगे तो अगले दिन उनका नाम भी आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, कमेंट भी जरूर कर दिया करिए वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ सुधार की अगर ज़रूरत है, कुछ और नया चाहिए तो आप मुझे बताएंगे तभी पता चलेगा। बाकी इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।